बात पते की में आज बात बिहार विधानसभा चुनाव और प्रशांत किशोर की नई पार्टी यानी जन सुराज पार्टी के भविष्य के बारे में। नमस्कार, मैं हूं मुकेश कुमार। एनडीए और महागठबंधन दोनों आगामी विधानसभा चुनाव के लिए जोर शोर से तैयारी कर रही है। अपने अपने प्रत्याशी उतार चुके हैं, तैयारी पूरी हो चुकी है और अब अपने वोटरों को लुभाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसी बीच में एक धरा है प्रशांत किशोर का। जन सुराज पार्टी लेकर आए हैं प्रशांत किशोर, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन प्रशांत किशोर देश के एक बड़े रणनीतिकार के तौर पर जाने जाते रहे हैं। उन्होंने नरेंद्र मोदी को जिताने में सहयोग किया, उन्होंने अरविंद केजरीवाल के लिए रणनीति बनाई चुनाव में, जो कि काफी सफल रहा। और साथ ही उन्होंने ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस से भी जुड़े रहे और बंगाल विधानसभा चुनाव में, पिछली बार जो बंगाल विधानसभा चुनाव हुई थी उसके लिए भी रणनीति बनाई थी, जिसमें ममता बनर्जी को जीत मिली। राजनीति के गलियारे में प्रशांत किशोर का रणनीतिकार के तौर पर काफी बड़ी पहचान है। लेकिन क्या एक रणनीतिकार एक सफल राजनीतिज्ञ हो सकता है? इस बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे मित्र रियाज अहमद। रियाज, बहुत बहुत स्वागत है आज के प्रोग्राम में। धन्यवाद मुकेश। रियाज, मैं जानना चाहूंगा, सीधा सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एक तरफ एनडीए है, दूसरी तरफ आरजेडी कांग्रेस और जो सहयोगी पार्टियां हैं उनका महागठबंधन है, और तीसरा जो बड़ा नाम इस बार चुनाव में आ रहा है वो जन सुराज पार्टी का, यानी प्रशांत किशोर के जन सुराज पार्टी का। आप क्या मानते हैं कि जन सुराज पार्टी एनडीए और महागठबंधन का एक विकल्प हो सकता है? नहीं, मैं ये नहीं मानता कि जन स्वराज अभी दोनों पार्टियों का विकल्प बनने को तैयार है, क्योंकि अभी 2 से 3 साल ही हुए हैं पार्टी को। अभी ऐसा कोई बड़ा मुद्दा नहीं है और ऐसा कोई बड़ा चेंज करने का कोई प्लान नज़र नहीं आ रहा है प्रशांत किशोर के भाषण में, और वो उतना कॉन्फिडेंट भी नहीं लग रहे हैं कि वो इस चुनाव को 100% जीत पाएंगे। तब भी अगर इतने बड़े रणनीतिकार हैं तो क्यों नहीं वो बोलते हैं कि हाँ, हम 100% जीत के आएंगे। कभी बोलते हैं कि या तो हम अर्श पे रहेंगे, या तो फुल मेजॉरिटी में रहेंगे, या तो फर्श पे आ जाएंगे, 10 से नीचे नीचे रहेंगे। तो ये क्या रणनीति हुई आपकी, जब आप इतने बड़े रणनीतिकार हैं? नरेंद्र मोदी को 2014 में चुनाव जितवाने में कामयाब रहे हैं, उसके बाद ममता बनर्जी को वेस्ट बंगाल में मुख्यमंत्री बनाने में कामयाब रहे, अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में मुख्यमंत्री बनाने में कामयाब रहे। तो इतना बड़ा एक्सपीरियंस आपका एज ए रणनीतिकार है ऑलरेडी, तो आप क्यों नहीं ये कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं या बोल रहे हैं मीडिया में कि हाँ, हम सरकार बना लेंगे, एटलीस्ट 123 सीट तो ले आएंगे? वो भी नहीं बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि या तो अर्श पे या फर्श पे। तो ये कोई बात नहीं है, ये दो मुहा बात है। ये दो मुहा बात करने का कोई फायदा नहीं है। बाकी ये बोल रहे हैं कि दोनों में से हम 20% सीट वोट काट लेंगे। 20% वोट काटना इतना आसान नहीं है। दोनों पार्टियां बिल्कुल एस्टेब्लिश है, बहुत दिनों से राजनीति में है। तो ये बिल्कुल ही बेकार की बातें हैं कि वो मेजॉरिटी ले आएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि डर उनको सता रहा है कि वो खुद अगर चुनाव के मैदान में आएंगे तो हार जाएंगे। और तो आप लीडर हैं और आप रणनीति बनाते हैं, तो आपको खुद चुनाव लड़ना चाहिए, बिल्कुल लड़ना चाहिए। तब आपके पीछे जो लोग होते हैं उनमें कॉन्फिडेंस आता है, आपकी पार्टी में कॉन्फिडेंस आता है और आप में भी कॉन्फिडेंस आता है। तो आप इसलिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं कि कहीं कहीं आप हार ना जाए। ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि राघोपुर से वो चुनावी मैदान में उतरेंगे तेजस्वी यादव के खिलाफ, लेकिन तेजस्वी यादव ने तो अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है आज। और उनके नॉमिनेशन में इतना बड़ा जन सैलाब था, उसको देखकर शायद प्रशांत किशोर डर गए होंगे, इसलिए नॉमिनेशन करने नहीं पहुंचे। बात रहे कि रणनीतिकार बनना, इलेक्शन मैनेजमेंट करना और खुद राजनीति में आना, ये जमीन आसमान का फर्क है। और प्रशांत किशोर बहुत ही किस्मत के धनी आदमी हैं कि जिस समय वो आए थे 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के लिए इलेक्शन मैनेजमेंट करने, उस समय कांग्रेस का ग्राफ बहुत ज़्यादा गिर रहा था। उधर अंधा आंदोलन के प्रभाव से कांग्रेस गुजर रही थी। 2010 से काफ़ी आंदोलन चल रहा था। शीला दीक्षित सरकार के खिलाफ काफ़ी एंटी इनकम्बेंसी थी। कई सारे घोटाले नज़र आ रहे थे जिसको बीजेपी उजागर कर रही थी। तो कमज़ोर विपक्ष के खिलाफ नरेंद्र मोदी उस समय चुनाव लड़े थे और उस समय साथ मिल गया प्रशांत किशोर का। तो प्रशांत किशोर को अपना छवि चमकाने का मौका मिल गया
जो कि वैसा ही हुआ हाल ममता बनर्जी के साथ। ममता बनर्जी ऑलरेडी एक बहुत ही उपयुक्त कैंडिडेट हैं वहाँ, और बहुत वेस्ट बंगाल के सारे लोग काफ़ी ज़्यादा उनको पसंद करते हैं, इसलिए कई सालों से वहाँ के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। अरविंद केजरीवाल भी जब दिल्ली का चुनाव लड़ने आए थे, तो उस समय भी उनके सामने कमज़ोर विपक्ष था कांग्रेस, जो सत्ता में थी, और शीला दीक्षित के घोटाले, बहुत सारे घोटाले, अन्ना आंदोलन, ये सब से कांग्रेस गुजर रही थी, और उस समय अरविंद केजरीवाल का आगमन हुआ, और उस आगमन की वजह से अरविंद केजरीवाल अपने आप को एस्टेब्लिश करने में कामयाब रहे। लेकिन एक चीज़ अरविंद केजरीवाल के हिम्मत की दाद देनी होगी कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे वाराणसी से, तो अरविंद केजरीवाल उस मैदान में जाके कूदे थे, और उन्होंने हिम्मत दिखाई थी नरेंद्र मोदी जैसे विश्वविख्यात नेता के खिलाफ चुनाव लड़ना, और अच्छा खासा वोट बटोरने में कामयाब रहे थे। मुझे लगता है कि शायद 2 लाख से ऊपर वोट उन्होंने अर्जित किया था। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। और उसके बाद क्या हुआ कि जब दिल्ली में विधानसभा का चुनाव हुआ, तो वहाँ पर अरविंद केजरीवाल जीतने में कामयाब रहे। तो उसी तरह वो अगर ये प्रशांत किशोर अगर चुनाव नहीं लड़ते हैं, तो ये बहुत ही नेगेटिव असर पड़ेगा, और ये शायद चुनाव लड़ते तेजस्वी यादव के खिलाफ, अगर वो हार भी जाते, तो एक अलग मैसेज जाता कि हाँ, उन्होंने हिम्मत दिखाई, या हिम्मत ही नहीं दिखा पा रहे हैं कि हम मैनेजमेंट कर रहे हैं। ये सब अपने आप को छुपाने वाली बात है। जब 2004 में चुनाव हुआ था, उस समय कांग्रेस भी अच्छे पोजीशन में थी और सरकार बनाने में कामयाब रही थी। उस समय भी अगर हम बात करें, तो कांग्रेस ने सिर्फ 145 सीट जीता था, और वो सरकार बनाने में कामयाब रही थी। और वहाँ पे बीजेपी की बात करें, तो बीजेपी ने 138 सीट पर जीत हासिल की थी। सिर्फ दोनों पार्टियों में जो आंकड़ा था का अंतर था, वो 6 सीटों का था, 6 लोकसभा सीटों का अंतर था। तो उस समय भी बीजेपी सरकार बना सकती थी, लेकिन सहयोगी पार्टियों का सपोर्ट नहीं मिला। तो कोई बड़ी बात नहीं है। उस तरह 2009 के चुनाव में अगर देखें, लोकसभा चुनाव में, तो वहाँ भी ऐसा ही हुआ। उस समय भी 116 सीट पे बीजेपी जीती, सरकार बनाने में नाकामयाब रही। उसके बाद फिर 2014 आया, तो उस समय काफ़ी सारे घोटाले कांग्रेस के साथ थी, काफ़ी सारी चीज़ें थी, एंटी इनकम्बेंसी थी, और साथ में प्रशांत किशोर आ गए, तो नरेंद्र मोदी जी सरकार बनाने में कामयाब रहे। लेकिन 2019 की बात करें, दिलचस्प बात आंकड़ा ये है, उस समय प्रशांत किशोर नरेंद्र मोदी के साथ नहीं थे, उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी की सरकार ने 302 सीट हासिल किया, एनडीए गठबंधन ने। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा था। तो ये ऐसा नहीं है कि हाँ, अगर उस समय अगर प्रशांत किशोर साथ में होते, फिर वो क्रेडिट ले आते। भारतीय जनता पार्टी के साथ क्या है कि बहुत सारे लोग साथ में चुनाव लड़ते हैं, जैसे हिंदू महासभा है, आरएसएस है, कई सारी चीज़ें हैं, बजरंग दल है, हिंदू युवा वाहिनी है, कई सारी चीज़ें, जाति है, ये सब चीज़ सब मिलाकर भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा सपोर्ट बढ़ जाता है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि हाँ, प्रशांत किशोर रणनीति बनाए इसलिए वो जीती है। अगर ऐसा कोई रणनीतिकार होता, तो राजीव गांधी के टाइम में हम देख सकते हैं, उस समय भी 400 सीट से ऊपर राजीव गांधी ने जीती थी। तो वहाँ पे तो कोई ऐसा मैनेजमेंट नहीं हुआ था। हर ज़माने में जब भी ज़रूरत पड़ी है, तो कोई न कोई इलेक्शन मैनेज करता आ रहा है, और पार्टियाँ जीतती रहती है, हारती रहती है। तो प्रशांत किशोर ऐसा कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है कि हाँ, उसकी वजह से ये लोग जीत पाए हैं। जी मुकेश। लेकिन देखिए, प्रशांत किशोर ऐसा नहीं है कि चुनाव में अचानक से कूद पड़े। उन्होंने करीब 2 साल तक अपने चुनावी अभियान को पदयात्रा के जरिए बिहार के कई जिलों से उनकी पदयात्रा गुजरी, और उनका कहना था कि वो लोगों की समस्याओं को समझने के लिए, लोगों की मानसिकताओं को समझने के लिए और लोगों की ज़रूरत को समझने के लिए वो पदयात्रा की, जिसका उन्होंने फायदा मिला। और वो प्रॉमिस करते हैं, दो खास बात प्रशांत किशोर अपने चुनावी भाषण में, मतलब वो खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन अपने पार्टी का जो भी चुनावी भाषण होता है उसमें उनका कहना होता है कि वो जो बिहारी युवा है, उनके लिए रोजगार की समस्या बहुत बड़ी है, जिसकी वजह से उन्हें बिहार छोड़कर दूसरे राज्यों में या दूसरे देश तक जाना पड़ता है। तो वो खुद बिहार में रोजगार सृजन का काम करेंगे, जिससे बिहारी युवा को दूसरे राज्यों में ना जाना पड़े। पहला जो उनका मुद्दा है। दूसरा मुद्दा वो कहते हैं कि जैसे ही उनकी सरकार बनेगी, बिहार में जो शराबबंदी है उसको खत्म करेंगे, क्योंकि उनका कहना है कि शराबबंदी से सिर्फ माफियाओं को फायदा हुआ है, लेकिन आम जनता को कोई फायदा नहीं हुआ। और स्टेट को, यानी बिहार राज्य को जो पैसे मिलते थे टैक्स के जरिए, वो पैसे का नुकसान हुआ है। तो ये जो दो मुद्दे हैं, युवाओं के लिए रोजगार का सृजन करना और शराबबंदी को खत्म करना, ये आपको कितना बड़ा चुनावी मुद्दा लग रहा है? जी, जी। सबसे पहले तो मैं पहले सवाल का जवाब दे दूँ आपको। वो बोल रहे हैं कि हम पलायन को रोकेंगे, युवाओं को रोज़गार मुहैया कराएँगे।
ताकि कोई भी युवा बाहर न जा पाए, बिहार में रहकर ही काम करे, अपना रोजी-रोटी कमाए। लेकिन वो ये नहीं बता पा रहे हैं ना कि वो रोज़गार कैसे पैदा करेंगे। रोज़गार पैदा करना इतना आसान नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा। कितने लोगों को आप सरकारी नौकरी दे देंगे? सरकारी नौकरी देना इतना आसान नहीं है, उतना रेवेन्यू भी चाहिए बिहार सरकार के पास। लेकिन वो फिर भी दावा किए जा रहे हैं कि सबको हम रोज़गार मुहैया करा देंगे। कैसे मुहैया कराएँगे, इसका कोई रोड मैप नहीं है उनके पास। तो ये उनको पहले बताना पड़ेगा। उसके बाद दूसरे सवाल का मैं जवाब दे दूँ आपको। दूसरा शराबबंदी का। हाँ, तो यहाँ पे वो मुझे ठीक नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं बिहार सरकार का राजस्व का नुकसान हो रहा है। शराबबंदी होने के बावजूद भी कहीं न कहीं से लोग शराब को ला कर के पी रहे हैं, जिससे बिहार सरकार को राजस्व का घाटा हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। 4,000 करोड़ रुपए लगभग की राशि शराब से बिहार सरकार को राजस्व के रूप में आती थी, जो कि अभी नहीं आ रही है। लेकिन कहीं न कहीं दूसरे मीडियम से लोगों को शराब मुहैया कराया जा रहा है, जिसमें कि ब्यूरोक्रेट्स और ये सब लोग जो भी माफिया लोग हैं, ये सब लोग पैसा कमा रहे हैं। तो क्यों नहीं बिहार सरकार ही कमाए, जो कि उस पैसे से बिहार के लोगों का विकास हो। तो यहाँ पे थोड़ा ठीक नज़र आ रहा है मुझे, लेकिन वोटर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, तो इस सिर्फ़ शराबबंदी को रिवोक कर देंगे वो, तो इससे उनको ज़्यादा कुछ वोट का फ़ायदा नहीं होता नज़र आ रहा है। जो भी बहुत ही लोअर तबके के लोग होंगे, रिक्शा पुलर टाइप के लोग होंगे या बहुत ही लोअर, वो लोग इस मुद्दा से खुश होकर के प्रशांत किशोर को वोट दे देंगे, क्योंकि यही एक मुद्दा नहीं है विकास के लिए। तो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ जाएगा। हाँ, थोड़ा बहुत इस वर्ग का वोट उनको मिल सकता है, लेकिन वो वोट काफ़ी नहीं होगा सीट में कन्वर्ट करने में। जी, मुकेश। मेरा आखिरी सवाल है रियाज, प्रशांत किशोर का कहना था कि 243 के 243 सीटों पर वो उम्मीदवार उतारेंगे, लेकिन पहले चरण के जो नाम वापस लेने की तिथि खत्म होते ही उनके 3 महत्वपूर्ण उम्मीदवार जो हैं, किसी न किसी कारण से वो उम्मीदवार नहीं बन सके। और प्रशांत किशोर ने दावा किया कि एनडीए और खासतौर पे बीजेपी उनके प्रभाव से, चुनाव में जो उनका प्रभाव पड़ रहा है, उनकी जो लोकप्रियता है इस चुनाव में, उससे घबरा करके उम्मीदवार को तोड़ने की कोशिश कर रही है। आपका आपका क्या एनालिसिस है इस बारे में कि सही में एनडीए उनसे डर के उम्मीदवारों को तोड़ने की कोशिश कर रही है, या प्रशांत किशोर का डर है जो अभी से बहानेबाजी करना शुरू कर चुके हैं? जी, जी, बिल्कुल, ये प्रशांत किशोर का डर है कि कुछ न कुछ अगर चुनाव हारेंगे, तो कुछ न कुछ उनको चाहिए बोलने के लिए कि उसका जवाब क्या देंगे। तो वो अपना जवाब पहले से तैयार कर रहे हैं कि हारेंगे तो क्या बोलना है, क्योंकि रणनीति वो बहुत अच्छा बनाने में माहिर है। तो उसका जवाब तैयार कर रहे हैं। बाकी जो भी 3 लोग नॉमिनेशन फाइल किए थे, वो वापस ले लिए। उनको लग गया कि हाँ, जिस तरह से लोकप्रियता दिख रही थी, वो रोड पर ज़मीनी तौर पर नज़र नहीं आ रही है और वो हार पक्का है। इसलिए लोग जो है अपना नॉमिनेशन वापस ले रहे हैं। और थोड़ा बहुत बीजेपी का भी हो सकता है उसमें हाथ हो, क्योंकि बीजेपी साम, दंड, भेद सब कुछ लगा देती है। तो ये भी हो सकता है कि हाँ, कुछ कैंडिडेट को कुछ बोला जा रहा हो कि भाई आप विथड्रॉ करो। तो ये भी संभव है, इसे भी नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन ज़्यादा जो लग रहा है मुझे कि प्रशांत किशोर हार के डर से ही ये सब बहाना बना रहे हैं। जी, मुकेश। मैं आखिरी बात ये कहना चाहूँगा कि जब हम क्रिकेट देखते हैं तो वहाँ पे एक कोच भी होता है जो मैदान के बाहर से सभी खिलाड़ियों के लिए रणनीति बनाता है और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करता है कि इस तरीके से गेंद को खेलो, इस तरीके से बल्लेबाजी करो। लेकिन सच्चाई ये है कि खेल असली खिलाड़ी खेलते हैं, न कि वो कोच। तो जी। हम देखेंगे इस रिजल्ट के बाद, यानी 14 नवंबर को जब रिजल्ट आएगा, तब हम देखेंगे कि क्या प्रशांत किशोर रणनीतिकार ही रह गए या फिर वो राजनीतिज्ञ बन पाए। धन्यवाद रियाज, हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद मुकेश।